नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान हुई एक ऐतिहासिक घटना के बारे में। गुजरात के भुज में आम नागरिकों ने, महिलाओं ने इंडियन एयरफोर्स की एक बहुत बड़ी हेल्प करी थी, जिसके कारण वेस्टर्न फ्रंटियर पर भारत इस युद्ध में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल कर पाया था। इन्हीं घटनाओं पर आधारित एक हिंदी फिल्म बनी है जिसका नाम है भुज द प्राइड ऑफ इंडिया। अगले महीने ये रिलीज होने वाली है। कुछ दिन पहले इसका ट्रेलर आया है। अब हालांकि फिल्म में तो देखिए, जैसा कि बॉलीवुड में अक्सर होता है कि थोड़ा नाच गाना और ये सब मिक्स करके फिल्म की स्टोरी बताई जाएगी, लेकिन एक्चुअली में क्या घटना थी उसको हम जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी पर आप मुझे इस आईडी पर फॉलो कर सकते हैं। अन्य सभी जगह मेरा हैंडल महिपाल राठौड़ है। इस लेक्चर का पीडीएफ आप pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। 1947 में भारत की आजादी के समय पाकिस्तान दो हिस्सों में विभाजित था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। लेकिन इस ईस्ट पाकिस्तान में कई सारी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से ये आजाद होना चाहता था, एक अलग देश बनना चाहता था। 1970 आते आते यहां पर आजादी का जो मूवमेंट है वो काफी तेज होने लगा। आजादी के आंदोलन को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान में कई तरह के अत्याचार किए और इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। भारत ने ईस्ट पाकिस्तान में विद्रोही या फिर आप कह सकते हैं कि आजादी के जो सैनिक थे उनकी मदद करी। मुक्ति वाहिनी का गठन किया गया जिसको भारत का पूरा सपोर्ट मिलता है और बांग्लादेश में 1971 में शुरू होता है वॉर ऑफ लिबरेशन। दिसंबर आते आते ये लगने लगा था कि भारत इस युद्ध में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाएगा और पाकिस्तान भारत को इस युद्ध में हराना चाहता था। इसीलिए उसने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि भारत को दोनों तरफ से अटैक किया जाए। लेकिन भारत के सामने इस युद्ध में बहुत बड़ी चुनौती थी। एक तरफ तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश वाले एरिया में मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट होने वाला ही था, ऐसा लग रहा था, और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान का जो ये बॉर्डर है, यहां पर पाकिस्तान की सेना काफी मजबूत थी। पाकिस्तान की भी यही रणनीति थी कि भारत को दोनों तरफ से युद्ध में इन्वॉल्व किया जाए ताकि भारत की सेनाएं दो हिस्सों में बंट जाए और कमजोर रहें। इसी रणनीति के तहत पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को एक प्री एम्प्टिव स्ट्राइक करी। याद रखिए, इस समय तक दोनों देश की सेनाएं ऑफिशियली युद्ध में इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान को पूरा यकीन था कि जल्द ही इंडिया इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने पहले हमला करने की रणनीति अपनाई और ऑपरेशन चंगेज खान को अंजाम देते हुए पाकिस्तान एयरफोर्स के कई हवाई जहाजों ने भारत के 12 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स पर बम गिराए। ये एयरफील्ड्स यहां जम्मू एंड कश्मीर से लेकर गुजरात के भुज तक स्थित थे। मोस्टली सब राजस्थान, पंजाब, आगरा, इन सभी फॉरवर्ड एयर बेसिस पर बहुत बम गिराए गए। तो ये वो 12 फ्रंट लाइन एयरफील्ड्स हैं जिनसे भारत पाकिस्तान पर अटैक कर सकता था। अगर आप इन शहरों की लोकेशन देखें, अमृतसर, अंबाला, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, भुज, श्रीनगर, उत्तरलाई, तो ये सभी मोस्टली बॉर्डर के निकट स्थित हैं। लेकिन आगरा एयरबेस तो काफी अंदर स्थित था, इस पर भी हमला किया गया, विच वॉज क्वाइट स्ट्राइकिंग फॉर इंडिया। अमृतसर और फरीदकोट स्थित एयर डिफेंस रेडार्स पर भी हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया ताकि पाकिस्तानी एयरप्लेन्स को डिटेक्ट ना किया जा सके भारत के द्वारा। इस हमले के साथ साथ ही कश्मीर में भी कई जगह पाकिस्तानी आर्मी ने भारत पर हमले शुरू कर दिए। तो ये सब बात है 3 दिसंबर की रात की। उसी दिन रात को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह अनाउंस करा कि इंडिया इज एट वॉर विद पाकिस्तान। तो 4 दिसंबर को रात को ही, मतलब 3rd और 4th दिसंबर की जो रात थी, उसी रात को इंडियन एयरफोर्स ने भी वापस काउंटर स्ट्राइक शुरू कर दिए। लेकिन भारत के पास अब एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि जितने भी फॉरवर्ड एयर बेसिस थे उन सब में बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था और भारत की जो स्ट्राइक कैपेसिटी थी जिससे वो पाकिस्तान पर हमला कर सके, वो काफी हद तक इंपैक्टेड थी। इन सभी एयर बेसिस पर सबसे भारी नुकसान हुआ था गुजरात के भुज एयरबेस पे। तो यहां पर जो ये रेड कलर का मार्कर है, ये भुज की लोकेशन बताता है। भुज इज द कैपिटल ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट। तो आप कच्छ के बारे में, रण ऑफ कच्छ के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वाला गुजरात का इलाका है और पाकिस्तान के बॉर्डर से काफी नजदीक है। 8 दिसंबर की रात को पाकिस्तानी सेबर एयरक्राफ्ट्स ने भुज एयरबेस पर नेपाम बम्स गिराए थे। नेपाम एक बहुत ही विस्फोटक सब्सटेंस होता है। वियतनाम युद्ध के दौरान इसका बहुत यूज किया था यूएस एयरफोर्स ने। तो नेपाम गिराने के कारण भुज की एयर स्ट्रिप पूरी तरह डैमेज हो गई। लेकिन इन हवाई हमलों में भारत के एयरक्राफ्ट्स को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हमारे हवाई जहाज बच गए क्योंकि एक बहुत ही पुरानी टेक्निक अपनाई जाती है वर्ल्ड वॉर के समय से एयरक्राफ्ट्स को बचाने के लिए दुनिया भर में। वो ये कि एयरक्राफ्ट्स के आसपास इस तरह की दीवार या एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो बम का इंपैक्ट झेल ले। तो मान लो कि अगर यहां पर बम गिरता है तो इस वाले एरोप्लेन को डैमेज नहीं होगा, केवल ये वाला हवाई जहाज खराब पूरी तरह से डैमेज हो जाएगा। इस फोटो में आप देख सकते हो जैसे यहां पर बम गिरा तो ये डैमेज हो गया, लेकिन ये वाला एयरक्राफ्ट पूरी तरह से बच गया। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को, ये जो गैराज या दीवारें बनाई गई है, इसको एयरक्राफ्ट पेन कहते हैं या फिर रेवेटमेंट, इसका टेक्निकल टर्म जो होता है दैट इज कॉल्ड रेवेटमेंट। तो इन रेवेटमेंट्स के कारण भारत के ज्यादातर हवाई जहाज इन हमलों में सुरक्षित बच गए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो एयर स्ट्रिप है,
हवाई पट्टी जहां से हवाई जहाजों को टेक ऑफ करवाया जाता है, वो इन हमलों में पूरी तरह से डैमेज हो गई। भुज एयरफोर्स बेस की जो हवाई पट्टी थी उस पर बहुत डैमेज हो चुका था, वो पूरी तरह से नकारा हो चुकी थी, वहां से प्लेन्स को टेक ऑफ नहीं करवाया जा सकता था। तो अब चाहे भारत के पास हवाई जहाज थे, लेकिन उनको टेक ऑफ कैसे करवाओ, पाकिस्तान पर काउंटर हमला कैसे किया जाए, ये समस्या थी। अब इससे निपटने के लिए एयरफोर्स ने इन हवाई पट्टियों को रिपेयर करना शुरू किया तुरंत, और युद्ध स्तर पर यह काम करना था, क्योंकि कुछ घंटों के अंदर अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर से पाकिस्तान के हवाई जहाज आकर यहां पर बम गिरा सकते थे। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आती है तब आपको मैन पावर चाहिए, तो एयरफोर्स ने पास ही स्थित बीएसएफ से भी मदद मांगी। बीएसएफ ने भी अपने जवान भेजे, लेकिन फिर भी इनके पास कुल मिलाकर 110 लोग हुए थे। लेकिन 110 लोग एक लंबी हवाई पट्टी को एक दिन या 2 दिन में बना नहीं सकते हैं। तो ऐसे में लेबर शॉर्टेज थी, लोगों की आवश्यकता थी जो इस हवाई पट्टी को रिपेयर करने में मदद कर सकें। और ध्यान में रखिए कि हवाई पट्टी बनाना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। आज के समय तो इस तरह की बड़ी हैवी मशीनरी ये हवाई पट्टी बनाती है, लेकिन उस समय इस प्रकार की मशीनरी अवेलेबल नहीं थी। हवाई पट्टी तो बनी हुई थी बहुत पुरानी, हमेशा ऐसा मशीन अवेलेबल नहीं होता कि तुरंत उसको रिपेयर कर दिया जाए, तो ये सारा काम हाथ से करना जरूरी था। ऐसे में भुज एयरबेस के पास में माधापुर नाम का गांव है, वहां की महिलाओं ने एयरफोर्स के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया। तो उस गांव की महिलाओं ने, 300 महिलाएं थी, इन्होंने कहा कि हम एयरफोर्स की मदद करेंगे। 3 दिन 72 घंटे तक लगातार काम करके इन महिलाओं ने और एयरफोर्स के पर्सनल ने इस हवाई पट्टी को रिपेयर कर दिया। आने वाले वर्षों में इन महिलाओं का सम्मान किया गया, इन्हें वीरांगना की उपाधि दी गई, और ये सभी महिलाएं भुज शहर के बिल्कुल निकट में माधापुर गांव है, प्रैक्टिकली अब तो वो शहर का ही हिस्सा बन चुका है, इस गांव को बिलोंग करती हैं। और ये एक रीसेंट फोटो है जब इनका सम्मान किया गया था, तो अब तो ये सब एजेड हो चुकी हैं, लेकिन देश इनके हौसले को और इनके जज्बे को हमेशा आज भी सलाम करता है। इनमें से कई महिलाओं के नन्हे मुन्ने बच्चे भी थे जिनको ये अपने रिश्तेदारों के पास छोड़कर आई थी काम करने के लिए, क्योंकि देश मातृभूमि सर्वोपरि था। इन महिलाओं से, गांव के लोगों से मदद मांगने का आइडिया स्क्वाड्रन लीडर विजय कार्णिक का था। इंडियन एयरफोर्स के ये ऑफिसर हैं, और इन्होंने जब देखा कि हमारे पास लोगों की कमी है, केवल 110 लोग अवेलेबल थे, तो इन्होंने पास के गांव में जाकर ये अपील करी, और ये सारी महिलाएं इनकी अपील पर काम करने के लिए आ जाती हैं और एयरफोर्स की मदद करती हैं। लेकिन आप इस बात को समझिए कि ये सिविलियंस थे और एक एक्टिव एयरबेस पर ये काम कर रहे थे। दुश्मन कभी भी इस एयरबेस पर स्ट्राइक कर सकता है। युद्ध के ये नियम होते हैं कि सिविलियंस पर आमतौर पर हमला नहीं किया जाता, लेकिन मिलिट्री टारगेट्स जो हैं दे आर गेम। मिलिट्री टारगेट्स पे हमला किया जाता है, युद्ध में सभी करते हैं। तो ये सिविलियंस एक एक्टिव मिलिट्री साइट एयरफोर्स बेस पर काम कर रहे थे, तो इनकी जीवन पर हमेशा खतरा था, क्योंकि पाकिस्तान बमबारी केवल एक दिन नहीं कर रहा था, लगातार 3 दिन तक बम गिरते रहते थे। तो इनकी सुरक्षा के लिए सायरन्स लगाए गए थे। जैसे एयरक्राफ्ट साइट होते हैं तो शहरों में पहले सायरन बजा करते थे, क्योंकि उस समय सोशल मीडिया या टीवी इतना पॉपुलर नहीं था, तो इन सायरन की मदद से चेतावनी दी जाती थी। लोग स्पेशली बने गए बंकर्स में जाकर छुप जाते थे। तो इस एयर स्ट्रिप के पास में कुछ बंकर्स बनाए गए जिनमें ये महिलाएं शरण ले सकें जब भी सायरन बजता है। तो इमेजिन करो कि आप लगातार 24 घंटे काम कर रहे हो और आपके ऊपर कभी भी बम गिर सकता है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ थ्रेट। और ये महिलाएं उस समय जब सायरन बजता था तो इन बंकर्स में चली जाती थी, और ये सब सिविलियंस थे, इनकी आदत नहीं थी। एक मिलिट्री या फिर एयरफोर्स के पर्सनल के लिए ये थोड़ा सा ट्रेनिंग होती है उनको इस चीज के लिए कि आपके सर पर हमेशा खतरा रहता है, तो दे आर ट्रेन फॉर दिस पर्पस। लेकिन सिविलियंस इस काम के लिए ट्रेन नहीं होते हैं। इनमें से कई महिलाओं ने पिछले कुछ समय में अखबार को जब इंटरव्यूज दिए तो उन्होंने कई अनोखे किस्से भी सुनाए, जैसे कि जब काम करते थे ये लोग तब ग्रीन कलर की साड़ी पहनते थे ताकि ये आसपास के जमीन के साथ, पेड़ पौधों के साथ अपने आप को कैमोफ्लाज कर सकें। और काम करने के लिए इनके पास दिन का समय ही होता था, सर्दियों का समय था, दिन थोड़ा छोटा होता है, तो सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ये लगातार काम करते रहते थे। इन महिलाओं की मदद के बदौलत हवाई पट्टी को 72 घंटे में पूरी तरह से रिपेयर कर दिया गया। इनफैक्ट इसको कैमोफ्लाज करने के लिए हवाई पट्टी पर गोबर का लेप भी लगाया गया। ये बात भी इनके इंटरव्यू से ही सामने आई थी। इससे क्या होता है कि जमीन के साथ हवाई पट्टी कैमोफ्लाज हो गई, और 72 आवर्स में हवाई पट्टी इस हालत में थी कि यहां से इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स टेक ऑफ कर सकते थे। तो इस एयर स्ट्रिप को 3 दिन के अंदर अंदर ऑपरेशनल बना दिया गया, और चौथे दिन सुबह हमारे हवाई जहाज यहां से टेक ऑफ करके पाकिस्तान पर बम गिरा रहे थे। तो पाकिस्तान का इस युद्ध में जो टारगेट था कि भारत को पश्चिमी बॉर्डर पर पूरी तरह से पिन डाउन कर लिया जाए और यहीं पर उनकी सेनाओं को एंगेज करा जाए, जिससे कि वो बांग्लादेश वाले वॉर थिएटर में ज्यादा फोकस ना रख पाए, ये पूरी तरह से विफल हो गया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का पूरा ध्यान ईस्ट पाकिस्तान वाले सेक्टर पर था। भारत की सेना ने केवल 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस ऑपरेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करके ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी को हरा दिया और बांग्लादेश को आजाद कर दिया। ये वो ऐतिहासिक फोटो है जिसमें पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को साइन कर रहे हैं। यहाँ पर पीछे सभी भारतीय आर्मी जनरल्स आप देख सकते हैं, वो खड़े हैं। यहाँ पर जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं। 16 दिसंबर का ये ऐतिहासिक दिन था जिस दिन बांग्लादेश लिबरेट हो जाता है।
कुछ साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जब भुज आई तब उन्होंने इन महिलाओं से मुलाकात करी और इनको कुछ गिफ्ट्स भी ऑफर किए, लेकिन इन महिलाओं ने उन गिफ्ट्स को मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार का मॉनिटरी रिवॉर्ड नहीं लेंगे, कोई भी पैसा नहीं लेंगे सरकार से, क्योंकि ये हमारी देश के प्रति, मातृभूमि के प्रति जिम्मेदारी थी जिसका हमने निर्वहन किया है, तो इसके लिए हम कोई भी गिफ्ट नहीं लेंगे। कुछ साल पहले इंडियन एयरफोर्स ने भुज शहर में इस गांव के एंट्री गेट के बाहर ही एक वीरांगना स्मारक बनवाया है इनके सम्मान में, इन महिलाओं के सम्मान में। ये वो स्मारक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाओं को काम करते हुए दिखाया गया है, इंडियन एयरफोर्स के लोग भी साथ में काम कर रहे हैं और यहाँ पर हवाई जहाज ऊपर उड़ रहे हैं। तो ये वो स्मारक है, वीरांगना स्मारक, जो सिविलियंस के सम्मान में बनाया गया है। दैट इज वाई इट इज वेरी यूनिक। युद्ध में सिविलियंस के योगदान की एक ऐसी ही कहानी मेरे गृह जिले बाड़मेर की भी है। अगर आप लोग कमेंट में कहें तो मैं उस पर भी किसी दिन वीडियो बनाऊंगा। ये रेलवे के कर्मचारी थे जिन्होंने 1965 के युद्ध में अपनी जान पर खेलकर आर्मी का सहयोग किया था मटेरियल्स पहुंचाने के लिए, और ये 17 लोग इस युद्ध में मारे गए थे। इस लेक्चर का पीडीएफ आप इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप भारत के बेस्ट टीचर्स से यूपीएससी एग्जाम के लिए पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेगी इन सभी टीचर्स के द्वारा, स्पेशल क्लासेस उनको आप अटेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ पेड कोर्सेज भी हैं, सब्सक्रिप्शंस हैं, जैसे कि प्लस और आइकॉनिक। इन सब्सक्रिप्शन को लेकर आप एक रेगुलर फॉर्मेट में अपनी तैयारी कर सकते हैं, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आपकी तैयारी होगी। स्ट्रक्चर्ड कोर्स हैं, बैचेस बनाए जाते हैं हर हफ्ते, इन बैचेस को ज्वाइन करके आपकी तैयारी समय पर पूरी करवाई जाएगी। तो यहाँ पर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज के जो प्राइसेस हैं वो आप देख सकते हैं। इन सभी प्राइस में आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप महिपाल रेफरल कोड यूज करते हैं वाइल अवेलिंग दीज कोर्सेज, तो आपको ये वाली प्राइस पे नहीं करनी है। ऑप्शनल के लिए भी यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं। 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, 1 ईयर एंड अबाउ, तो उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि 20 किताबों का, जीएस की किताबों का सेट आपको फ्री मिलेगा, हिंदी या इंग्लिश जिस भाषा में भी आप चाहें। एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी मेंस 2022 या 23 तक के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज, 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस के टेस्ट इसमें शामिल हैं, ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। और इन सभी कोर्सेज को आप ईएमआई ऑप्शन पर भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक bit.ly वाला लिंक मिलेगा, उस पर जाकर क्लिक करना है। हमारी 3 फ्री टेस्ट सीरीज इस वक्त ऑनगोइंग है। पाथफाइंडर टेस्ट सीरीज का लिंक आपको पहले कमेंट में मिल जाएगा, इनको ज्वाइन कीजिए। कहीं पर भी आपसे अगर फ्री कंटेंट को अनलॉक करने के लिए कोड मांगा जाता है, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड एंड अनलॉक दिस कंटेंट और अपने प्रीलिम्स के स्कोर को इंक्रीज कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।